हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इस कोर्स में हम मदर लैंग्वेज, मदर टंग, मातृभाषा, इसके बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस अर्थात जिन्हें हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय भाषाएं या भाषा, क्षेत्रीय भाषा। अब जैसे ही हम इस नाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है क्षेत्रीय भाषा, अर्थात जिस तरह से मातृभाषा का अर्थ है माँ की भाषा, उसी तरह से क्षेत्रीय भाषा अर्थात किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, ये हमारे माइंड में आता है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसी क्षेत्रीय भाषा को हम कहते हैं बोली, बोली भी कहते हैं। कोई क्षेत्र विशेष जिस भी बोली के द्वारा या जिस भी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करके वहाँ के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। या उस क्षेत्र में बोली जाने वाली वो भाषा उस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय भाषा या बोली कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे बोली क्योंकि क्षेत्रीय भाषा को कहा जाता है, तो अगर बोली शब्द की मैं बात करूं तो ये बोली शब्द डायलेक्ट, ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है डायलेक्ट, डायलेक्ट DILECT, डायलेक्ट। इस शब्द का हिंदी अनुवाद है। इंग्लिश में बोली को क्या कहते हैं? डायलेक्ट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं बोली, या जिस बोली को हम कहते हैं क्षेत्रीय भाषा। अब यहाँ पे देखिए, इस बोली या क्षेत्रीय भाषा के बारे में इसका अर्थ क्या है या ये क्या होती है, ये जानने के लिए ये दो लाइनें जो हैं वो पर्याप्त है। क्षेत्रीय भाषा या बोली किसी एक विशेष क्षेत्र में, कहाँ पे? किसी एक विशेष क्षेत्र में विचारों के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त की जाती है, अर्थात प्रयोग में ली जाती है। इसके साथ ही एक निश्चित भौगोलिक सीमा में उसकी निजी भाषिक सत्ता होती है। सत्ता होना मतलब उसका अधिकार होना। तो एक निश्चित भौगोलिक सीमा, यहाँ पे देखो ये शब्द आया है, एक निश्चित भौगोलिक सीमा मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष की बात हो रही है। उस क्षेत्र की सीमा के अंदर वहाँ पे उस भाषा की, जिसे हम छोटी भाषा है या उसका भाषा का छोटा रूप है जिसे हम बोली या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, उसकी भाषिक सत्ता होती है, उसका एकाधिकार होता है। अर्थात उस विशेष क्षेत्र की सीमा के अंदर अंदर केवल और केवल वही भाषा बोली जाती है, कोई दूसरी भाषा का अधिकार वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्षेत्रीय भाषा या बोली कहते हैं। अब यहाँ पे दो डेफिनेशन है जिससे हमें और भी ज़्यादा बोली के बारे में या क्षेत्रीय भाषा के बारे में सूचना प्राप्त होगी। पुष्पदंत, पहले यहाँ पे जो परिभाषा देने वाले हैं, जिनके अनुसार हम परिभाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है पुष्पदंत। बोलियां अनौपचारिक एवं सहज अवस्था में अलग अलग क्षेत्रों में उच्चरित होने वाले रूप हैं, जिन्हें संस्कृत में देशज भाषा और अपभ्रंश में देशी भाषा कहा गया है। अब यहाँ पे जब हम इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को देखते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे पुष्पदंत किसकी बात कर रहे हैं? ये कहते हैं कि बोलियां अनौपचारिक और सहज अवस्था में, अनौपचारिक मतलब एक तो औपचारिकता होती है और एक होती है अनौपचारिकता। अनौपचारिकता अर्थात जहाँ पे कोई भी नियमों में बंधा हुआ नहीं होता। अगर मैं अनौपचारिक की बात करूं तो वो अपने आप ही सहज हो जाता है। हम एक तो किसी के साथ फॉर्मल हैं और एक इनफॉर्मल हैं, एक तो हम अपने टीचर से बात करते हैं और एक हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं। दोनों में फर्क है ना। एक जगह पर हम औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हैं और दूसरी जगह पर पूरी तरह से अनौपचारिक हैं। हमारे मन को जो सही लगता है हम वो बात सामने वाले से कह पाते हैं, तो वहाँ है अनौपचारिकता। तो ये बोलियां अनौपचारिक एवं सहज अवस्था में अलग अलग क्षेत्रों में उच्चरित होने वाले रूप हैं।
अलग अलग क्षेत्रों में उच्चरित होने वाले रूप कैसे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर बताया आपको कि प्रत्येक क्षेत्र में एक अलग भाषा बोली जाती है, तो वो भाषा उस क्षेत्र विशेष के लिए बोली या क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। तो इसका मतलब प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग बोली होती है, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए जिन्हें संस्कृत में देशज भाषा और अपभ्रंश में देशी भाषा कहा गया है। अब किन्हें कहा गया है, इन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं या बोली जो है इनको संस्कृत में देशज भाषा कहते हैं और अपभ्रंश में देशी भाषा कहते हैं। अब संस्कृत का नाम तो स्टूडेंट्स आप सभी ने सुना हुआ है, या फिर मैं ये कहूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे 10th में संस्कृत पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे ये नाम कईयों ने नहीं सुना होगा, अपभ्रंश ये क्या था, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देती हूँ। आप सभी को पता है हमारी हिंदी जो है वो संस्कृत से निकली है, तो यहाँ पे संस्कृत, उसके बाद संस्कृत के बाद है पाली, फिर है प्राकृत, फिर है अपभ्रंश, और लास्ट में यहाँ पे है हमारी हिंदी। ठीक है, और हिंदी की विभिन्न बोलियां, हिंदी लिखने का मतलब हिंदी और हिंदी की विभिन्न बोलियां। अब आप ये समझेंगे कि ये लाइन मैंने क्यों लिखी, क्या मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखो हम सभी को ये पता है कि वेदों की, पुराणों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। सबसे पुरानी अगर भाषा की बात करूं, सबसे स्टार्टिंग लेवल की बात करूं, तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो भाषा प्रचलित थी वो संस्कृत थी। ठीक है, उसी में ही वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए और सब कुछ। अब यहाँ पे संस्कृत को जननी कहा जाता है हिंदी की, और जो भी हमारे यहाँ पे बोलियां प्रचलित हैं वो सभी की सभी बोलियां हिंदी की ही हैं। अब आप ये बोलोगे कि अच्छा हिंदी से कैसे निकली हैं, तो मैं आपको ये बताऊं, इसके बाद हम एक चार्ट तैयार करेंगे जहाँ पे हम इनको देखेंगे कि कौन कौन सी भाषा कैसे हिंदी की बोली के अंतर्गत आती है, बोली या क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बात हुई कि संस्कृत से शुरुआत होती है। संस्कृत के बाद जो युग आया था वो था पाली भाषा का। ठीक है, संस्कृत भाषा के बाद जो टाइम आया वो पाली भाषा का टाइम आया। पाली भाषा में आपको सभी बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, पाली भाषा के अंदर बौद्ध साहित्य लिखा हुआ है। सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा। इस तरह से संस्कृत के बाद जिस भाषा का वर्चस्व स्थापित हुआ वो थी पाली भाषा। पाली के बाद देखिए मैंने प्राकृत भाषा की बात की है, प्राकृत भाषा लिखा हुआ है। अब पाली के बाद जो भाषा आई वो थी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में आपको जैन धर्म के सभी ग्रंथ या साहित्य मिल जाएंगे। अब उसके बाद मैंने अगले रूप में अपभ्रंश लिखा है। अपभ्रंश का मीनिंग क्या है, यहाँ पे अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे जो प्रचलित भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत के बाद पाली आ गई, पाली के बाद प्राकृत आ गई। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ संस्कृत के बाद जब पाली आई तो क्या लोगों ने या फिर जो साहित्य रचना हो रही थी उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग क्या बिल्कुल बंद कर दिया? क्या यहाँ पे जो भी लोग थे उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि आज के बाद कोई संस्कृत नहीं बोलेगा? नहीं, संस्कृत फिर भी यहाँ पे पाली भाषा के प्रचलन होने पे भी लोग संस्कृत का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पे जब प्राकृत आई तो ये दोनों भाषाएं भी यहाँ पे बोली जा रही थी, और जब यहाँ पे पहुंचे, इधर यहाँ पहुंचे, तो ये तीन भाषाएं यहाँ तक पहुंची। ठीक है, खिचड़ी बन गई यहाँ पे, और खिचड़ी को भी हम शुद्ध भाषा में अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, उथला हुआ है, जो जिसका कोई आकार नहीं है। तो वहां पे उस काल में भाषा का कोई भी आकार नहीं था, भाषा का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, एक खिचड़ी सी बनी हुई थी, इसलिए उस काल को नाम दे दिया गया अपभ्रंश काल। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद ये
इसका समस्या का समाधान करने के लिए कि जो खिचड़ी बनी हुई है उसमें से दाल चावल अलग करने का काम करते हैं, तो वहां पे फिर विभिन्न अपभ्रंशों से हिंदी भाषा का निर्माण किया गया। ठीक है, अभी कैसे निर्माण किया गया वो पूरा चार्ट बना करके बताऊंगी, तो अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपको जो समझाया है उसको समझना है। यहाँ पे ये लाइन आई थी, अपभ्रंश में देशी भाषा कहा गया है, तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली थी कि भाई ये अपभ्रंश क्या है, तो यहाँ पे इन्हीं बोलियों और क्षेत्रीय भाषाओं को यहाँ पे इस काल में अपभ्रंश में, संस्कृत में तो देशिक भाषा कहा गया और अपभ्रंश में देशी भाषा कहा गया है। अब ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी आपकी। ठीक है, चलो अब अगले हमारे विद्वान हैं हर्डर। हर्डर क्या कहते हैं बोलियों के बारे में? बोलियां जातियों की विचारधारा का अनुवाद करने वाला व्यापार है। बोलियां जातियों की विचारधारा का अनुवाद करने वाला व्यापार है, मतलब क्या है इसका? अब आप देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में किसी एक जाति का भी वर्चस्व होता है। जाति जो होती है वो किसी समान भाषा से भी जुड़ी हुई होती है। किसी एक जाति जो है उसकी पहचान होती है उसकी भाषा। मानते हो इस चीज को? हमें किसी की भाषा से ये पता चल जाता है कि ये लोग जो हैं किस जाति से हैं। कोई पंजाबी बोल रहा है तो हमें पता चल जाता है कि ये पंजाबी फैमिली से है, या इसकी जो जाति है, जो बिरादरी है वो पंजाबी है ना। कोई मारवाड़ी बोल रहा है तब भी हमें पता चल जाता है। इसी तरह से ये बोलियां क्या करती हैं, वो किसी जाति विशेष की पहचान होती हैं। तो हर्डर कहते हैं कि बोलियां जिस जाति की वो बोली है वो क्या करती है, उस जाति की विचारधारा का अनुवाद करने वाला व्यापार होती है। ठीक है, व्यापार क्या होता है? व्यापार होता है आदान प्रदान करना। व्यापार मतलब हमें कोई एक वस्तु मिली है तो उसके बदले में हमने वस्तु दी है। ठीक है, या फिर हम उसके बदले में उसको क्या कर रहे हैं, मूल्य चुका रहे हैं उसका, तो आदान प्रदान ही होता है व्यापार। बिजनेस का मतलब यही होता है, लेन देन। ठीक है, लेना और देना, आदान प्रदान। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ये हर्डर क्या कह रहे हैं, व्यापार कैसा व्यापार है? विचारधारा का व्यापार। यानी बोलियों का मतलब बोलना, तो दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, अर्थात विचारों का क्या करते हैं, लेना देना करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक व्यापार हो गया। लेकिन व्यापार किसका? जाति विशेष का। ठीक है, जिस जाति की वो भाषा है उस जाति के लोग आपस में एक दूसरे के साथ अपने विचारधाराओं का व्यापार करते हैं इसी बोली के द्वारा या इसी क्षेत्रीय भाषा के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, अतः स्पष्ट है कि, अब स्पष्टता क्या हो रही है इतना जानने के बाद, अतः स्पष्ट है कि भाषा का सीमित रूप, अर्थात भाषा का सीमित रूप, क्यों लिखा मैंने यहाँ पे भाषा का सीमित रूप? क्योंकि भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली किसी क्षेत्र विशेष में यानी छोटे क्षेत्र में एक भौगोलिक, निश्चित भौगोलिक सीमा में बोली जाती है। तो फिर ये क्या हुआ, भाषा का सीमित रूप बोली कहलाता है। भाषा का छोटा रूप हुआ ना बोली, बोली बड़ी तो नहीं हुई भाषा से। इसे स्थानीय भाषा भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा मतलब स्थान विशेष में बोली जाने वाली भाषा, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा, जाति विशेष के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या है? क्षेत्रीय भाषा या बोली या स्थानीय भाषा है। ठीक है, चलो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। अब इससे आगे जानकारी लेते हैं हम क्षेत्रीय भाषा के बारे में। अब कुछ बिंदु हैं जिन पर हमें विचार करना जरूरी है। ये बिंदु, ये आपके सामने 4 बिंदु हैं। ये 4 बिंदु क्या करेंगे, हमें भाषा या लिपि में, भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में क्या अंतर होता है ये बताएंगे। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय भाषा या बोली, इसके बारे में हमारे कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, बोली एवं व्याकरण। ठीक है, बोली एवं व्याकरण। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि व्याकरण केवल भाषा का ही होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर किसी बोली का व्याकरण ना हो या ग्रामर उसकी नहीं हो तो आप बताइए फिर वो समझ में कैसे आएगी?
सेंटेंस कैसे बनेगा? व्याकरण क्या करती है? किसी भी भाषा को एक रूप प्रदान करती है, एक नियम बनाती है कि पहले, जैसे हमारी हिंदी को ही लो तो हम सबसे पहले कर्ता को रखते हैं, फिर कर्म को रखते हैं, फिर क्रिया आती है, उसके बाद हमारे यहाँ पे काल की बात होती है। तो ऐसा ही प्रत्येक बोली में भी होता है, ठीक है। तो ये मानना गलत है कि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, बल्कि बोली का भी व्याकरण, क्षेत्रीय भाषा का भी व्याकरण होता है। इसके बाद देखिए बोली और वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता, ऐसा कहा जाता है कि भाषा तो पूरी तरह से वैज्ञानिक होती है, लेकिन बोली या फिर क्षेत्रीय भाषा वैज्ञानिक नहीं होती है, तो ऐसा कहना भी सही नहीं है। दोनों में ही बोधगम्यता का गुण होता है। बोधगम्यता क्या होती है? बोधगम्यता अर्थात समझने की क्षमता। अगर एक व्यक्ति चाहे भाषा को बोले, दूसरा व्यक्ति उस भाषा को समझ रहा है, वही व्यक्ति पहले वाला अगर किसी बोली को बोल रहा है, तब भी तो सामने वाला समझ रहा है। तो भाषा हो चाहे बोली हो, दोनों में ही बोधगम्यता का गुण है। बोधगम्यता मतलब समझ में आना, बोध होना कि सामने वाला कह रहा है, उसे सुन करके फिर उसका उत्तर देना, यही तो है बोधगम्यता। और ये बोधगम्यता पूरी तरह से वैज्ञानिकता के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। तो इस आधार पर ये कहा जाना भी गलत है कि बोली में वैज्ञानिकता नहीं होती। बोली में भी भाषा की भांति वैज्ञानिकता का गुण होता है। आगे देखिए बोली और क्षेत्र विस्तार। बोली और क्षेत्र विस्तार, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि भाषा एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली बहुत ही छोटे सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। स्थान विशेष में या फिर क्षेत्र विशेष में बोली को जो है वो वर्चस्व मिलता है या बोली बोली जाती है। अब यहाँ पे इसी आधार पर ही तो इस बोली को क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, उपभाषा, विभाषा, ये सारे नाम दिए जाते हैं। बोली को ही विभाषा, उपभाषा, बोली, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, ये सारे नाम इसीलिए तो बोली को मिले हैं। रीजन, क्योंकि उसका क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है। भाषा और क्षेत्र विस्तार की अगर बात करें, ठीक है, तो भाषा का क्षेत्र विस्तार बहुत अधिक होता है, और बोली और क्षेत्र विस्तार की बात करें तो बोली का क्षेत्र सीमित होता है। निश्चित भौगोलिक सीमा में, किसी स्थान विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में ही ये बोली जाती है। चलिए थर्ड पॉइंट पे भी बात कर ली मैंने आपसे। अब देखिए बोली और लिपि की बात करते हैं। ज्यादातर माना जाता है कि केवल और केवल किसी भी बोली में साहित्य तभी संभव है, साहित्य रचना तभी संभव है जब उसकी लिपि हो। तो बोली की कोई लिपि नहीं होती है, ये बात सही है। बोली की लिपि नहीं होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ के चलना इस बात को, ठीक है। बोली की लिपि नहीं होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि बोली की क्योंकि लिपि नहीं है तो इसलिए उसमें साहित्य सर्जना भी नहीं हो सकती। तो ऐसा कहना गलत है। बोलियों में, क्षेत्रीय भाषाओं में ही बहुत सारे लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक कथाएं ये आपको सुनने को मिलती हैं। तो ये भी कहना गलत है, क्योंकि बोली की कोई लिपि नहीं है इसलिए बोली बहुत कम महत्व की है। इसको आधार बना करके हम क्षेत्रीय भाषा या फिर बोली को या उसके महत्व को नकार नहीं सकते हैं। बोली भी भाषा की तरह इम्पोर्टेंट ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हम जो है वो नकार नहीं सकते हैं। ये कुछ पॉइंट थे, इन 4 पॉइंट्स पे हमने बात करनी थी जिस पे कि हमने जानकारी हासिल कर ली है। अब यहाँ देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में हिंदी की उपभाषाएं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में। हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय भाषा या बोली। तो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब आप ये कहेंगे कि ये जो है बिहारी, राजस्थानी और ये जो पहाड़ी हैं ये हिंदी के अंतर्गत कैसे आ गई?
तो मैं आपको ये बता दूं ये हिंदी के अंतर्गत ही आती हैं। ये आपके लिए हो सकता है थोड़ी नई जानकारी हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊं जो हिंदी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमए हिंदी किया है या फिर बीएमए हिंदी लिटरेचर पढ़ा है उनको इसके बारे में ज़रूर जानकारी हो। ठीक है, तो हिंदी के अंतर्गत ही ये पांचों आती हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब आगे देखिए इनके पार्ट्स हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं? ब्रज भाषा आती है, फिर कन्नौजी, फिर खड़ी बोली, बुंदेली और हरियाणवी। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी की जो है वो उपभाषाएं हैं। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी में ये इसकी उपभाषाएं हैं। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? कन्नौज प्रदेश में। ठीक है, फिर खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश वाली साइड पे। फिर बुंदेली वैसे ये सारा का सारा ये यूपी वाला एरिया है। ठीक है, बूंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाले प्रदेश में बुंदेली बोली जाती है। हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, फिर पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी हिंदी में अवधी आती है, अवध प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा, राम राज्य अवध प्रदेश। फिर छत्तीसगढ़ी, ठीक है, और बघेली। तो पूर्वी हिंदी में ये तीन उपभाषाएं आती हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। उसके बाद देखिए बिहारी के अंतर्गत मैथिली, भोजपुरी, मेवाती और मगही। मैथिली, भोजपुरी, मेवाती और मगही ये आती हैं बिहारी में। फिर राजस्थानी में मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, जौनसारी और मालवी। और उसके बाद पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे? ये अगर क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो ये सभी हिंदी में आते हैं। ठीक है, और ये फिर पर्टिकुलर अगर हिंदी में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी हैं तो इसका मतलब ये आगे उनके अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा के बारे में जितनी जानकारी आपके लिए ज़रूरी थी वो सारी की सारी आपको मैंने दे दी है। ठीक है, लास्ट क्लास में मदर लैंग्वेज के बारे में आपको मैंने बता दिया और आज की क्लास में मैंने आपको रीजनल लैंग्वेजेस, क्षेत्रीय भाषा या बोली के बारे में जानकारी दे दी है। तो स्टूडेंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे हम इस टाइम स्टडी कर रहे हैं, सेकंड पार्ट को पढ़ रहे हैं जिसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी को हमको पढ़ना है। ठीक है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी कहने का मतलब क्या है? 3 भाषाएं। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र या त्रिभाषा नीति, 3 भाषाओं का ज्ञान लेना। तो पहली भाषा हो गई मातृभाषा जिसमें हमने पहले से ही नॉलेज ले ली है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ ली है। फिर आज की क्लास में हमने रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा के बारे में जान लिया, यानी 2 भाषाओं की बात हो गई। अब हम बात करेंगे तीसरी भाषा की नेक्स्ट क्लास में, यानी वो तीसरी भाषा कौन सी भाषा हो सकती है? वो हमारी राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा हो सकती है या फिर विदेशी भाषा हो सकती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक अलग जो लैंग्वेज है उसके बारे में नॉलेज लेंगे। जब हम इन 3 लैंग्वेजेस के बारे में जान लेंगे तभी हमारी 3 लैंग्वेज पॉलिसी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा नीति या त्रिभाषा सूत्र ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, रीजनल लैंग्वेज के बारे में बता दिया है जितना भी ज़रूरी था। आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया है। नहीं समझ में कहीं भी कुछ आता कांटेक्ट करो, पूछो, समझाएंगे आपको। हमारा काम है आपको समझाना, आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर, सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करना हमारी ड्यूटी है, तो हम ये ड्यूटी भली भांति निभाएंगे। ठीक है, तो यूनिट जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मीनिंग,
कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज यूजेस, ऑरल एंड रिटन। तो ये आपके यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट पॉइंट में था, वो हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। यूनिट फर्स्ट के सेकंड पॉइंट पे हम खड़े हैं और यूनिट फर्स्ट के सेकंड पॉइंट के अंतर्गत ये हमारी आज सेकंड क्लास है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।